हेलो गाइज, वेलकम। आज हम पढ़ेंगे आरसीई एक्ट के बारे में। आरसीई एक्ट 1992, इसको स्पेशल एजुकेशन फील्ड में अगर आप कुछ भी कर रहे हो, स्पेशल एजुकेशन फील्ड से अगर आप रिलेटेड हो, तो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। आरसीई एक्ट 1992 का फुल फॉर्म है रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992। अगर आरसीई एक्ट के बारे में हम देखें तो 1986 में इसको एक रजिस्टर्ड सोसाइटी बनाया गया था और 1992 में, माय डियर, इसको पार्लियामेंट में इनेक्ट किया गया, यानी कि कानून बनाया गया। ठीक है, बिल एक पास किया गया। ठीक है, उसके बाद से 22 जून 1993 को इसको एक बॉडी बना दी गई। ठीक है, जिसके लिए जिस तरह से ये कार्य वगैरह करे। और चूंकि ये उस टाइम पे काफ़ी छोटा था, या इसको बड़े इस एक्ट को बड़ा करने की ज़रूरत थी, तो दोबारा से 2000 में इस एक्ट को ब्रॉड किया गया। ठीक है, इसके बाद से अगर हम देखें तो रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का काम होता है बच्चे की ट्रेनिंग प्रोग्राम को रेगुलेट करना। ठीक है, किसी डिसेबल्ड पर्सन को टारगेट करना, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस को देखना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और स्पेशल एजुकेशन की रिक्वायरमेंट कम्युनिटीज़ के बारे में देखना। ठीक है, कि क्या क्या नीड है क्या क्या नहीं है, सीआरआर नंबर जनरेट करना, इसके बारे में डिटेल में हम आगे देखते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो आरसीआई एक्ट जो है हमारा है, आरसीआई जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर आता है, यानी MOSJE। इसकी स्थापना एज ए सोसाइटी 1986 में हुई थी। स्टेचुअरी बॉडी ये 1992 में बना था, और ये एक्ट 1 सितंबर 1992 को पास हुआ था। जो ये एक्ट पास हुआ था इसीलिए हम बोलते हैं आरसीआई एक्ट 1992। ठीक है, इसके बाद से ये इफेक्ट में आया था 22 जून 1993 से। पास होने के बाद तुरंत, जैसे आज पास हुआ तो कल से इफेक्ट में नहीं आ जाती हैं बहुत सी चीज़ें। ठीक है, तो ये इफेक्ट में आया था 22 जून 1993 से हमारा। ठीक है, और इसमें कुछ चेंजेज हुए थे जो कि सन 2000 में हुए थे। इसके बाद से कुछ हिस्ट्रीज देखें तो कोठारी कमीशन था, जिसमें आपको डिसेबल्ड पर्सन के बाद डिसेबल्ड पर्सन को एजुकेशन को नॉर्मल स्कूल में करने की बात की गई थी। उसके बाद से सोशल वेलफेयर था, IEDC। फिर NEP आया था हमारा 1986, जो कि 1968 को ही करके बनाया गया था। फिर RCI एक्ट 1986, ये 1986 यहाँ इसलिए लिखा गया है क्योंकि इसकी स्थापना हुई थी उस टाइम पे। उसके बाद मेंटल हेल्थ, और उसके बाद से आपका RCI एक्ट 1992। इसके बाद से अगर बात करते हैं RCI के बारे में, तो RCI का चार्ट जो होता है बच्चे, सबसे जो इसकी ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है उसमें सबसे नीचे हमारा सब कमिटी, एडवाइजरी कमिटी, जनरल कमिटी, जो कि देख रेख करते हैं सारी चीज़ों का। फिर मेंबर सेक्रेटरी, चेयरपर्सन, एग्जीक्यूटिव कमिटी और जनरल काउंसिल। जो जनरल काउंसिल होता है इसमें चेयरपर्सन, आपके मेंबर सेक्रेटरी, ठीक है, सब कमिटी, इनकी मीटिंग्स वगैरह होती हैं। ठीक है, जो भी निर्णय होते हैं वो इनको रेगुलेट करते हैं, देखते हैं कि कितना इंप्लीमेंट हो रहा है कितना नहीं हो रहा है। इसके मेंबर्स कौन कौन से होते हैं RCI के? तो सिविल सर्विसेज, ठीक है, जो भी सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करके जा रहे हैं, जैसे IAS हो गया आपका, IFS हो गया, ठीक है, और भी बहुत है वो। ठीक है, रिहैब में एक्सपीरियंस पर्सन, ठीक है, कोई MP लोकल लेवल पे, DM या DC। ठीक है, इससे नीचे नीचे नहीं, DM दैट मीन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, DC यानी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ठीक है, इससे नीचे के रैंक के अधिकारी नहीं। ठीक है, उसके बाद से आपके एक रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे ऑर्गेनाइजेशन से, और एक पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी वो पर्सन जिसको जो डिसेबल्ड। ठीक है, इसके बाद से अगर देखते हैं कि ये एक्ट क्या क्या पावर्स हमें देता है, तो ये एक्ट हमें क्या करता है कि जितने भी पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं इनको रेगुलेट और मॉनिटर करने को मॉनिटर करता है, वो सर्विसेज देता है। ठीक है, मतलब बेसिकली जो पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए जो जो सर्विसेज रिक्वायरमेंट है वो RCI देखता है, उसको मॉनिटर करता है कि सही से वो वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है। CRR नंबर जनरेट करता है और उसको मेंटेन करने का काम करता है। CRR नंबर बेसिकली एक लाइसेंस होता है जिसपे एक CRR नंबर होता है, माय डियर, जिसके थ्रू पता लगता है कि आपका लाइसेंस नंबर ये है, आपने इस टाइम से इस टाइम तक ये कोर्स किया है, जिसके कारण आप इस फील्ड में वर्क करने के लिए अब रजिस्टर्ड हो। ठीक है, तो CRR नंबर का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिहैबिलिटेशन रजिस्टर नंबर। ठीक है, इसके बाद से स्पेशल टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है ये। ठीक है, इंस्टीट्यूशंस को वगैरह को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है।
अब इसका एम, ऑब्जेक्टिव या फिर ऐसे देखें तो फंक्शन क्या क्या होता है आरसीआई का, ठीक है। तो ये जैसे हमने अभी देखा था कि ट्रेनिंग और प्रोग्राम्स आपको को रेगुलेट करता है पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए। मतलब जितने पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं उनके लिए कौन कौन सी ट्रेनिंग है, कौन कौन सी प्रोग्राम है, कितना वो वर्क कर रहा है, कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, इसको रेगुलेशन का काम करता है, ठीक है। उसके बाद से ट्रेनिंग कोर्सेज को ये स्टैंडाइज करता है कि ऐसे चलेंगे। जैसे डिप्लोमा है तो डिप्लोमा प्रॉपर 2 साल का होगा, 2 साल में इंटरनल होगा, एक्सटर्नल होगा, इतने नंबर ऑफ क्लासेस आपको करने हैं, आपको ये चीज़ें पढ़नी हैं, इतने प्रैक्टिकल्स आवर आपके होने चाहिए, ठीक है, इतने आईपी केसेस होने चाहिए, ये आपका होम मैनेजमेंट होना चाहिए या फिर आपकी होम विजिट होनी चाहिए। मतलब एक कोर्स को स्टैंडाइज करता है, ठीक है। इसके बाद से अगर बात करें हम, तो ये जितने भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं इन पूरे देश भर में, उनको रेगुलेट करता है कि सही से ये काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। पीजी डिप्लोमा हो गया, सर्टिफिकेट हो गया, मास्टर्स डिग्री हो गया। अगर देखिए जो मास्टर्स डिग्री है ना, उसको यूनिवर्सिटी रन करती है। जैसे एज फॉर एग्जांपल ले ले तो आपका दिल्ली एनसीआर में स्पेशल एड जो आपका है वो जीजीएस आईपीयू के अंडर होता है, ठीक है। और जो कि आपका निपिट कॉलेज करता है, निपिट कॉलेज जीजीएस आईपीयू से रजिस्टर्ड है, ठीक है। निपिट को ही पहले हम एनआईएमएच नेम से जानते थे और ये जीजीएस आईपीयू के अंदर रजिस्टर्ड है फॉर एमएड कोर्सेज। जो मास्टर्स कोर्सेज जो एफिलिएशन मिला है इसको आईपीयू को, ठीक है, उसको कहाँ से मिला, आरसीआई से मिला कि हाँ ठीक है आप मास्टर्स कोर्स उसमें चला सकते हो स्पेशल एजुकेशन में, ठीक है। तो उसको प्रोवाइड कराना, डिप्लोमा कोर्सेज को प्रोवाइड कराना, और भी अदर कोर्सेज होते हैं जैसे बैचलर हो गया, ठीक है, एमफिल हो गया, तो इसको प्रोवाइड कराना। इसके बाद से जो भी अगर सपोज दैट आप इंडिया में रहते हो या इंडिया के नागरिक हो लेकिन आप बाहर से कोई कोर्सेज वगैरह करके आए हो तो ये वैलिडेट है कि नहीं, तो उसको भी ये क्या करता है, देखता है, ठीक है। सर्टिफिकेट अवॉर्डेड बाय फॉरेन यूनिवर्सिटी, ठीक है, डिप्लोमा करके आए हो या कुछ भी इसके पैरेलल आप करके आए हो यहाँ के कोर्सेज के, तो वो उसका वैलिडेशन चेक करता है, ऑथराइजेशन चेक करता है और फिर आपको सीआरआर नंबर जनरेट करके देता है, ठीक है। इसके बाद से अगर बात करें तो रिहैबिलिटेशन या स्पेशल एजुकेशन की फील्ड में रिसर्च को प्रमोट करता है, ठीक है। उसके बाद से सीआरआर नंबर, ठीक है, को मेंटेन करने का काम करता है। जैसे सीआरआर नंबर है ना, तो एक टर्म होता है कि इतने साल के लिए वैलिड है, फिर आपको इतने नंबर, इतने सीआरई पॉइंट आपको चाहिए, उसके बाद ही दोबारा से आप इसको आप इसको रिकंटिन्यू कर सकते हो सीआरआर नंबर को। आपका दोबारा से ये सीआरआर नंबर जो है फिर से आपका लाइसेंस एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है। तो 100 पॉइंट्स चाहिए होते हैं एक फिक्स टाइम पे, ठीक है। सीआरई अटेंड करने के बाद वो आपको मिलता है, वो एक अलग वीडियो में हम देखेंगे क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। इसके बाद से जितने एजुकेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं, ठीक है, इंडिया में, ठीक है, उनसे इन्फॉर्मेशन लेते रहता है कि क्या क्या चल रहा है, क्या क्या हो रहा है स्पेशल एजुकेशन के फील्ड में और कितनी चीज़ें आप प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद से आपका वोकेशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर को रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है, वोकेशनल इंस्ट्रक्टर को रिकॉग्नाइज करता है, या कोई भी आदमी जो वोकेशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर में काम कर रहा है उसको भी ये रजिस्टर करता है, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट को रिकॉग्नाइज करता है, जैसे आपका निपिड हो गया, निपबिड हो गया, ठीक है, निपमिड हो गया, ठीक है, निपिड हो गया, निपविड हो गया, निपमिड हो गया, ठीक है। नेशनल जितने भी नेशनल इंस्टीट्यूट है उनको रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। और ये आपका जो पर्सन है जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट जो है आपका, ठीक है, वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर ही आता है, ठीक है। इसके बाद से अगर सीआरआर नंबर किनको ये देता है तो ऑडियोलॉजिस्ट या स्पीच थेरेपिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, ईयरिंग एड या ईयर मॉड टेक्नीशियन, ठीक है, रिहैबिलिटेशन इंजीनियर, स्पेशल टीचर या एजुकेशन जो कि हैंडीकैप को ट्रेन करते हैं, दैट मीन्स स्पेशल एडुकेटर, सॉरी, वोकेशनल काउंसलर, ठीक है, स्पीच पैथोलॉजिस्ट, रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट, रिहैबिलिटेशन सोशल वर्कर, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी, रिहैबिलिटेशन काउंसलर और रिहैबिलिटेशन वर्कशॉप मैनेजर, ठीक है। इसके बाद से अगर इस एक्ट के बारे में हम बात करें तो आरसीआई एक्ट 1992 में 3 चैप्टर होते हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3। एक चैप्टर आपका प्रिलिमिनरी को लेता है कि मतलब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कब कब आया, कैसे कैसे हुआ,
दूसरा जो चैप्टर है वो आपका आरसीआई के बारे में देखता है, और तीसरा चैप्टर उसके फंक्शंस को बताता है कि वो अपने अंदर जो अभी हमने देखा किसको किसको करे सीआरआर नंबर देगा और किसको क्या क्या रिकॉग्नाइज करेगा। ठीक है, 2000 में जो अमेंडमेंट हुआ था इसमें बच्चे एजुकेशन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी शब्द को स्पेशल एजुकेशन कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद से अर्ली इंटरवेंशन को डाला गया था कि मतलब जल्दी से जल्दी किसी बच्चे का इंटरवेंशन हो, डायग्नोसिस हो और इंटरवेंशन हो, ताकि उसकी जो बेसिकली क्या होता है ना, अगर एग्जाम्पल से हम समझे, सपोज दैट मान लीजिए कोई एक आईडी बच्चा है, तो स्टार्टिंग में 5 साल तो डेवलपमेंटल डिले ही होता है, तो जितनी जल्दी आपका इंटरवेंशन होगा उतनी जल्दी डिले पता चलेगा, तो उस पर काम करके उस बच्चे की जो डिसेबिलिटी है, जैसे सपोज दैट लैंग्वेज बैरियर ही है, अगर आप किसी बच्चे को लैंग्वेज 18 साल के बाद सिखाने जाओगे तो जितनी डिफिकल्टीज आपको फेस करनी पड़ेगी 2 या 3 साल के बच्चे में उतनी डिफिकल्टीज फेस नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसको इंक्लूड किया गया था अर्ली इंटरवेंशन को आपका रिहेबिलिटेशन के साथ। उसके बाद से हैंडीकैप जो वर्ड है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको रिप्लेस कर दिया गया था बच्चे पर्सन विद डिसेबिलिटी के साथ। उसके बाद से स्पेशल, ठीक है, जो स्पेशल है, ठीक है, इस वर्ड को हटाए, केवल टीचर जो ट्रेन करते हैं उनके साथ डाला गया, जैसे स्पेशल एडुकेटर, ठीक है, स्पेशल ट्रेनर, इनके साथ डाला गया। ठीक है, तो जो मतलब पहले क्या था 19 उसमें जैसे यहाँ पे हम देखेंगे, दिख रहा है ना, स्पेशल टीचर फॉर एजुकेशन ट्रेनिंग एंड हैंडीकैप। ठीक है, तो यहाँ से इस स्पेशल वर्ड को हटा दिया गया और क्या डाला गया, केवल टीचर फॉर एजुकेटिंग एंड ट्रेनिंग पर्सन विद डिसेबिलिटी। ठीक है, इसके बाद से OTPT को भी इसमें इंक्लूड किया गया। ठीक है, थेरोपैटिक आपके रिक्रिएशन स्पेशलिस्ट को इंक्लूड किया गया, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को इंक्लूड किया गया। ठीक है, सोशल वर्क्स इन्वॉल्व हुआ। ठीक है, जो इंस्पेक्टर वर्ड है इसको रिप्लेस किया गया एक्सपर्ट से। ठीक है, जैसे हमने देखा था कि अभी की कौन कौन होता है, तो मैंने आपको बोला था कि एक पर्सन होना चाहिए, एक्सपीरियंस पर्सन, यानी कि एक्सपर्ट होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर ये 2000 अमेंडमेंट से पहले देखते तो हम बोलते हैं कि इंस्पेक्टर होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो रजिस्ट्रेशन की रिन्यूअल की ये बात करता है, CRR की बात करता है, 2000 में इन सब चीज़ों को किया गया। ठीक है, यहीं पे अब देखिए कि RCI एक्ट आता कितने कितने नंबर में है, तो ये 4 नंबर में भी पूछ सकता है, 12 नंबर में भी पूछ सकता है। 12 नंबर में अगर आपसे पूछता है कि RCI एक्ट क्या है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें, तो आप 12 नंबर, 10 नंबर या फिर 15 नंबर में पूछता है, तो आप इसको अच्छे से पहले RCI एक्ट की फुल फॉर्म, ठीक है, फुल फॉर्म के बाद आप इसको RCI एक्ट की फुल फॉर्म, उसके बाद इसकी हिस्ट्री, कब कब आया, क्या क्या हुआ, तो 1986 में आपका रजिस्टर्ड हुआ था, 1992 उसके बाद सितंबर में ये हुआ था, फिर 1993 से काम करने लगा, 2000 में हम इसको ब्रॉड हुआ। ठीक है, उसके बाद CRR नंबर किसको किसको जनरेट करता है, उसके बाद से CRR नंबर जनरेट करने के बाद की अगर बात करें तो इसका फंक्शन क्या क्या है। ठीक है, और 2000 में क्या क्या चेंजेज हुए और कितने चैप्टर हैं, तो 3 चैप्टर हैं, इनको लिख देंगे तो फिर आपकी ये अच्छे से मार्क्स दे जाएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन और नेक्स्ट एक्ट के साथ।